हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है निकिता चौहान और आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ द हिंदू के न्यूज़पेपर की शॉर्ट समरी के बारे में। थोड़ा थोड़ा ऊपर से ओवरव्यू दे दूँगी। तो ये सारे हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और एडिटोरियल। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो फिशरमैन इशू है। तो पहले तो जाके देखो इंडिया और श्रीलंका का मैप, फिर जाके देखना ये जो ट्रीटी हुई थी जिसके बाद से कच्चा थी वो आइलैंड दे दिया श्रीलंका को 1974 में वो। फिर आप एक ट्रॉलर्स वाला जो ट्रॉलर होता है ना वो भी जाके सर्च कर लेना गूगल में, ट्रॉलर क्या होता है। ट्रॉलर भी यूज़ करते हैं, इस वजह से भी ये इशू है ना। ये सारी चीज़ें देख लेना। फिर दूसरा आर्टिकल है जल्लीकट्टू के बारे में। मैं आपको ब्रीफ बता दे रही हूँ, रीड आपको खुद करना है। जल्लीकट्टू एक स्पोर्ट है जिसके अंदर बुल्स होता है ना, उन्हें दौड़ाया जाता है, बट उन्हें दौड़ाने के लिए उन्हें मारा पीटा वगैरह जाता है। तो ये अगेंस्ट है एनिमल्स के प्रिवेंशन ऑफ क्रूअलिटी टू एनिमल्स रूल 2017 के। तो ये उसका वायलेशन हो रहा है। पर अगर ये स्पोर्ट इन्हें खेलने से मना कर देंगे तो ये वायलेशन होगा आर्टिकल 29 जो कहता है कि अपने कल्चर को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये उनका कल्चर है, अराउंड 200 ईयर्स से भी पहले से ये चलता आया है। सो ये दो चीज़ें, आर्टिकल 29 और दूसरा प्रिवेंशन ऑफ क्रूअलिटी एक्ट, दोनों ध्यान रखे, जो जजमेंट आएगी वो देख लेना। फिर दूसरा है कोलिजियम सिस्टम के बारे में। अब आपको लक्ष्मीकांत उठा के कोलिजियम सिस्टम पढ़ना है। कोलिजियम सिस्टम के अंदर कोलिजियम सिस्टम नॉर्मली जजेस को अपॉइंट करने के लिए होता है। कोलिजियम सिस्टम में 3 सीनियर मोस्ट जजेस और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, वो साथ में बैठ के न्यू जो जज बनेगा या चीफ जस्टिस बनेगा उसको अपॉइंट करते हैं। तो इसके बारे में बात हो रही है, पूरा आर्टिकल पढ़ना। और दूसरा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में भी पढ़ लेना, वो भी अभी न्यूज़ में है। वो 2014 में आया था, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे नलीफाई कर दिया 4 जजेस केस में, ये कह के कि वो वायलेशन है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का, जो है बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ से आया था, केशवानंद भारती केस में। ठीक है, तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन भी देख लेना और कोलिजियम सिस्टम भी देख लेना। फिर है ये एडहॉक जज। अपना पहले आप ये पूरा आर्टिकल पढ़ना है एडहॉक जज के ऊपर। उसके बाद आप ये समझो कि एडहॉक जज से कैसे डिफरेंट है। वो बस कुछ पीरियड के लिए जज बनते हैं। हाँ, उनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ए जज होती है, बट वो जज नहीं होते, वो कुछ पीरियड के लिए जज बनते हैं। और जब उनका काम हो जाता है तो मेन जज के जगह पे जज बनते हैं। इन शॉर्ट एडहॉक जज। तो आप ना लक्ष्मीकांत खोल के एडहॉक जज वाला जुडिशरी के अंदर चैप्टर जो है वो पढ़ लेना। फिर दूसरा है वाइल्ड लाइफ बिल। ये जो बिल था ना वो आया था और अब ये पास हो चुका है, राज्यसभा ने क्लियर कर दिया है, तो इसी के ऊपर है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल जो है ना, उसके ऊपर आप गूगल पे सर्च करना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल, पूरा आ जाएगा, पूरा रीड कर जाना एक बार, बस हो गया। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। अब ये जीएम क्रॉप है, वो क्या है, कोई एक क्रॉप है, उसके जीन में कुछ म्यूटेशन करके कोई और जीन डाल के उसे मॉडिफाई करके इस तरह से मॉडिफाई करता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। तो पहले था बीटी कॉटन सुना होगा, वीट के अंदर काफ़ी मॉडिफिकेशंस हैं। तो ये जीएम जो क्रॉप है ना, वो ऐसा दूसरा क्रॉप बनाए जो कमर्शियली आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हो। पहले खाली बीटी कॉटन को ये मिला था, उसके बाद ये, ठीक है। पर इसके ऊपर बीच में काफ़ी बातें भी हुई थी कि हमारे पास इतने सारे मस्टर्ड की वैराइटीज़ तो हैं, क्या ज़रूरत है, ये पानी ज़्यादा लेगा वगैरह वगैरह। बट नॉर्मली जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होता है ना वो ज़्यादा पानी लेता है, बट इसके केस में ऐसा नहीं है, वो कम पानी में भी उग जाता है। ऐसा हम सबको पता है कि मस्टर्ड कम पानी में ही उगता है। और दूसरा इसकी यील्ड भी अच्छी है, तो ये कमर्शियली भी आप ग्रो कर सकते हो। एंड हाँ, इसके बारे प्रोज कॉन्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के प्रोज कॉन्स पढ़ना। कहाँ पे कितने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। इंडिया ना 5 कंट्रीज़ में से है, टॉप 5 कंट्रीज़ में से है जहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होते हैं। और ये सब पढ़ के इंडिया का कहाँ स्टैंड है ये पढ़ लेना। अब सिंपली गूगल पे सर्च कर देना। फिर दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट जो बिल है ना, वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया है ये। अब इसके अंदर क्या समझना है कि अभी बात चल रही थी रिन्यूएबल एनर्जी की ना, तो इसके अंदर भी यही है कि फॉसिल फ्यूल से हट के आप रिन्यूएबल एनर्जी कैसे डेवलप कर सकते हो। सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इन सभी के बेसिस पे आप एनर्जी दो, लाइट दो, है ना, ताकि कार्बन कम बर्न हो और एनवायरनमेंट अच्छा रहे।
फिर दूसरा, ये 2 एडिटोरियल्स हैं। पहला है रेमिटेंस के ऊपर। रेमिटेंस क्या होता है? जैसे इंडिया का कोई पर्सन है, वो यूएसए या अरब या किसी और कंट्री में जाएगा, उधर से अर्न करेगा और कुछ अमाउंट अपने फैमिली को घर पे देगा, इंडिया के अंदर देगा, तो फॉरेन मनी जो है ना वो डायरेक्टली इंडिया में आई। तो इसी के ऊपर पूरा आर्टिकल है। रिसेंटली 2022 का जो रेमिटेंस का है ना वो आया था, और उसके अंदर बताया कि इंडिया को सबसे ज़्यादा रेमिटेंस मिला है। हाँ, $100 बिलियन का रेमिटेंस मिला इंडिया को। हेंस ये एडिटोरियल आया है। इसके अंदर काफ़ी सारी बातें हैं कि कौन से स्टेट में से कितना रेमिटेंस आया है, स्किल्ड वर्कर्स के लिए रेमिटेंस आया है कि अनस्किल्ड के लिए। दूसरा, ये जो फ्यूचर में जो 2022 का जो 100 बिलियन का आया है ना रेमिटेंस, तो फ्यूचर में इसका ट्रेंड क्या रहेगा? फ्यूचर में इसका ट्रेंड डिक्रीज़ करके बताया है, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर चल रहा है इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन की वजह से कम अमाउंट देंगे एंड हेंस रेमिटेंस कम होगा। सर प्रेडिक्शन भी है इसके अंदर। तो पूरा एडिटोरियल इसी पे रेमिटेंस के ऊपर इम्पॉर्टेंट है। फिर दूसरा, G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया को क्या ऑफर करेगी, ये सेकेंड एडिटोरियल है। तो इसके अंदर कौन सी कंट्रीज़ हैं G20 में ये बताया है, फिर इसकी हिस्ट्री क्या है और प्रेसिडेंसी से होगा क्या। इसके अंदर वसुधैव कुटुंबकम की जो लाइन है वो भी दी गई है, एंड चैलेंजेस क्या है, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, रशिया यूक्रेन का वॉर है, चाइना के साथ जो इशू है, ये सारी बातें इस एडिटोरियल में हैं। एंड इंडिया क्या वर्क करेगा G20 की प्रेसिडेंसी के ऊपर, तो ये है। और दूसरा इसके अंदर कोई ख़ास ऐसी न्यूज़ तो नहीं है, सारी पॉलिटिकल न्यूज़ है। कितने जीते, कितना क्या हुआ, गुजरात में इलेक्शन जीती बीजेपी वगैरह वगैरह। सो ये सभी है। एंड पॉलिटिकल न्यूज़ मत पढ़ना, बहुत वेस्ट है। और इन एडिटोरियल्स में भी पॉलिटिकल न्यूज़ ही है, बस टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में है एडिटोरियल।